का तारुफ मैं करा दूं। नदीम जावेद जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही हमारे राजनीतिक संपादक अग्निमा दुबे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार फजल इमाम मलिक जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। नदीम जावेद साहब, मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको नहीं लगता कि ठीक है, ये बात एक अलग है कि आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते, आप फोरकास्ट नहीं कर सकते, पर क्या कानून का कड़ाई से पालन किया गया होता? कानून से मेरा मतलब है जो आपदा प्रबंधी कानून है उनका कड़ाई से पालन किया गया होता तो इतने बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं होता। देखिए, दो चीजें हैं। तो ये है कि आपका साइंटिफिक सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर इस तरह के कोई हादसे दिखाई देते हैं या संभावनाएं आती हैं तो उसको लेके आप लोगों को सही समय पर सूचना दे दें। ठीक है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है जी। कोई भी दुनिया में, जी, भारत में नहीं, दुनिया में कोई इस तरह का सिस्टम नहीं आया है कि इस तरह की आपदाओं की सूचना बिल्कुल परफेक्ट ही हो जाए जी, और जो आप कहें वो सही हो जाए। जी, उसके लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है जो अपना काम करता है, सूचना इकट्ठा भी होती हैं अलग अलग वजहों से और अलग अलग जगहों से। दूसरा सवाल यह है कि क्या इसका जिस तरह से सरकार ने काम किया, वो कह रहे हैं कि क्या काम उस तरह से हो पाया है? जी, ये बहुत स्पष्ट मान्यता है कि राज्य की सरकार ने और देश की सरकार ने जी, बहुत जिम्मेदारी के साथ वहां के लोगों को देखने का काम किया। इस पूरे हादसे के बाद लोगों को निकालने की कोशिश की, सही टाइम पर फूड पहुंचाने की कोशिश की। अभी भी प्रोसेस चल रहा है और हमें ये उम्मीद है कि इस आपदा से हम बाहर निकल के आ पाएंगे और चीजें फिर वापस यथास्थिति में हो जाएंगी। एक बात मुझे बताइए, चूंकि अब आपकी सरकार है तो सवाल उठेंगे, क्यों वहां पर निर्माण संबंधी कानून को दरकिनार कर दिया जाता है? इतने बड़े पैमाने के ऊपर आप देखिए, गंगा तट से लेकर के या जो भी रिवर साइड एरियाज है, इतना कंस्ट्रक्शन इलीगल जो हो रहा है जिस कारण बहुत नुकसान हुआ है। आप विकास के नाम पर ऐसा कंस्ट्रक्शन को इजाजत कैसे दे सकते हैं? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस की सरकार तो अभी हाल फिलहाल में आई है जी। इसके पहले 5 साल तक तो एनडीए की सरकार थी। जवाब दिया, मैं उनसे भी जवाब लूंगा शाम जाजी। उनसे पूछिए आप कि जो पिछले 5 सालों में जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो एक बहुत बड़ा कारण रहा है। चलिए ठीक है, नदीम साहब की जो बात है, नदीम साहब हो या कांग्रेस हो या भाजपा, इसमें दोनों सरकारें बराबर के कसूरवार है। नदीम साहब भले कह लें कि 5 साल भाजपा की सरकार हुआ रही, लेकिन इन्होंने भी उसी तरह निर्माण को बढ़ावा दिया, बिल्डरों को बढ़ावा दिया। भाजपा ने भी वही कि अभी आप जैसे इको सेंसिटिव जोन की बात आई थी, उसमें भाजपा ने भी विरोध किया और विजय बहुगुणा जी ने भी विरोध किया। पिछले 2 महीने पहले, अप्रैल या मई में, मैं की बात नहीं कर रहा हूँ, मई में प्रधानमंत्री से मुलाकात कर इससे रोक लगाने की मांग की, जबकि यहाँ के पर्यावरण मंत्रालय से एक चिट्ठी गई थी उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में तबाही आई है, मैं इको सेंसिटिव जोन उसी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। 18 दिसंबर 2012 को अधिसूचना जारी हुई जिसमें वन संरक्षण कानून 1986 के तहत भागीरथी नदी और साथ ही इससे गौमुख और उत्तरकाशी के बीच जो 135 किलोमीटर का क्षेत्र है उसे अति संवेदनशील घोषित किया गया। पर सरकार की समझदारी क्या नजर आती है? नदीम साहब, मैं जवाब आपसे चाहूंगा इस पर कि अधिसूचना को व्यवहार में लाने पर इस पर गतिविधियों पर विराम लग जाता, सरकार ने ये भी नहीं सोचा, साथ ही इसका विरोध कर रही थी सरकार। सर, ये चीजें कैसे हैं? अब तो आपकी सरकार देखिए, ऐसा है, केवल उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में जी, जब डेवलपमेंट का मॉडल होता है तो कहीं न कहीं फॉरेस्ट की क्लियरेंस आती है, एनवायरमेंट की क्लियरेंस आती है, और अगर आप उसको रोकते हैं तो ऐसा भी मैसेज आता है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। उस पर पूरे देश में एक अलग से डिबेट चल रही है। सर, ये डेवलपमेंट किस काम का? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है कि ऐसा डेवलपमेंट किस काम का, लेकिन जो बुनियादी बात है, सुप्रीम कोर्ट की इसमें गाइडलाइंस आई हैं और जो गाइडलाइंस आई हैं उस सारी गाइडलाइंस को स्टेट की गवर्नमेंट ने एज इट इज एक्सेप्ट किया है। एज इट इज एक्सेप्ट किया। आपने एक सवाल 5 साल जो बीजेपी की सरकार उसको उठाया, मैं श्याम जाजू जी से जवाब लेना चाहूंगा। श्याम जाजू जी, यहाँ पर सवाल उठ रहा है, नदीम जावेद जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद है, उनका साफ तौर पर कहना है कि 5 साल तो सरकार रही, आप लोगों ने चलाई, आप लोगों ने ऐसा कौन सा क्रांतिकारी कदम उठाया? ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जो खनन की बातें आ रही हैं, ये सब मंजूरी तो आप ही की सरकार ने दी है। इलीगल कंस्ट्रक्शन किसके कार्यकाल में हो रहा है जी, इसको अगर वो इलीगल है तो उसको कोई अनुमति नहीं देगा, उसका कोई समर्थन नहीं करेगा। नहीं, पर क्या आप मानते हैं? चैलेंज के आधार पे कह सकता हूं कि हमारे 5 साल के कार्यकाल में जो कुछ हुआ उसके आंकड़े और कांग्रेस के कार्यकाल में जितने हुए उसके आंकड़े अगर आप देखोगे तो बोलने के लिए किसके पास जवाब नहीं रहेगा। इस प्रकार का कोई भी, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन इस प्रकार के पहाड़ी राज्यों में होना और इस प्रकार का संकट को आमंत्रण देना, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। इनके चीफ मिनिस्टर इसलिए हटाए गए थे। इलीगल कंस्ट्रक्शन और माइनिंग और माफिया, इस तरह के लोगों से जो रिश्ता था, उसी वजह से खंडूरी साहब लाए गए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने माना था
कि उनके मुख्यमंत्री करप्शन में इन्वॉल्व है इस तरह की चीजों में? राजी इसमें यह है कि 2010 की बात करें, 2010 में भी वहाँ लगभग इस तरह की तो नहीं, लेकिन वहाँ बारिश ने जिस तरह से प्रलय मचाया था खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, उससे किसी ने सबक नहीं ली। और पिछले साल जब आपदा आई थी उत्तरकाशी में, तो विजय बहुगुणा ने कहा था, आप विजय बहुगुणा जो मुख्यमंत्री है, वो उन्होंने इस एक साल में क्या किया, उन्होंने कहा कि दैवी शक्तियों से लोगों को, दैवी आपदा है, इससे अपने रहम की भीख मांगनी चाहिए। उन्होंने कोई काम नहीं किया, लोगों को सलाह दी कि तो दोनों सरकारें इस तरह जिम्मेदार है। 2010 में जब दरअसल दिक्कत एक और है कि इस तरह की आपदा जब आती है तो ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिकों की संपदा में अचानक वृद्धि हो जाती है। ये भी एक कारण है कि इस पर गंभीरता से अस्थायी हल के लिए कभी कोई किसी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। जी, भारत सरकार ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट बनाया है। जी, कोशिश ये हो रही है कि इस तरह के हादसे एक तो हो नहीं, अगर होने की कहीं से बात आती है तो पहले पता चल जाए। कैसा कोऑर्डिनेशन दिख रहा है ना सर जमीन पर? डिजास्टर मैनेजमेंट तो डिजास्टर ही करते रहे। डिजास्टर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले, अगर ये गृह मंत्री सर खुद मान चुके हैं कि वहां पर कोऑर्डिनेशन की कमी रही है, तो इस बात को कैसे फिर मान लिया जाए कि चीजें ठीक चल रही है? नहीं, जब देखिए ऐसा है, गृह मंत्री या भारत सरकार अपने लेवल पे प्रयास पूरा कर रही है जी, लेकिन जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं तो आप फौरन इमीडिएटली एक दिन में या आधे दिन में चीजों को संभाल लेंगे, ऐसा बड़ा मुश्किल हो पाता है, क्योंकि 1 लाख आदमी से ज्यादा वहाँ पे मौजूद था और हालात इस क्योंकि आपकी सरकार है, ये चीज मानना भी मुश्किल हो जाती है। अग्निमा दुबे जी को मैं लाना चाहूंगा। अग्निमा जी, ये जो तर्क और वितर्क लगातार होते हैं इस मसले के ऊपर, नैतिकता की बात आती है या इस तरह की जब भी विकास की बात आती है तो ये कहा जाता है कि भाई वह विकास भी तो जरूरी है, आम इंसान की जिंदगी कैसे चलेगी, पर क्या ये विकास ऐसा कौन सा विकास है? हम ये बात में सवाल आपसे जानना चाहिए। रिवर वेज की जब हम बात करते हैं, रिवर वेज यानी पहले आई बाढ़ों पर बने नदियों के रास्ते। अब ये जो इस पे बात है, अब जो विजय बहुगुणा की एक दलील में सुन रहा था, उसमें ये कहा था कि निर्माण जो होता है, अस्थायी होटल, छोटी लॉज, दुकानें जो भी हैं, उनकी जीविका यात्रा और यात्रियों से चलती है। तो क्या इस दलील पर रिवर वेज में निर्माण को सही ठहराया जा सकता है? सर, यही तो कहना चाहिए कि जो सरकार है वो किस तरीके से काम कर रही है। उनको लोगों की जीवन से कोई मेरे को लगता नहीं है सरोकार है, तभी ऐसी अनुमति दे रहे हैं ना। उनको पता है कि कभी भी बहुत तेज पानी आएगा तो बारिश आएगी या बादल फटेंगे तो वो बहेंगे वहां से नाला, फिर भी दे रहे हैं। क्योंकि जैसे कि आप कह रहे हैं कि उनसे फिर वो टैक्स लगता है, टैक्स आता है तो सरकार के पास आता है, उनकी आमदनी होती है। अब ये उत्तराखंड और जैसे हिमाचल हैं, जो छोटे छोटे राज्य हैं, इनके लिए पर्यटन के हैं और ये जो धार्मिक यात्राएं हैं, यही सब उनके, मेरे को लगता है कि उनका साधन है। बाकी फ्रूट्स वगैरह हैं वो अलग चीज है, लेकिन और अब फोकस पावर पे हो रहा है। आप देखिए उत्तराखंड की जो भूकंप आता है, वहाँ पे कितने भयंकर भूकंप आए, तो पहाड़ ऑलरेडी इतने कमजोर हो चुके हैं वहाँ पे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके बाद भी अगर कोई सरकार नहीं, ये भी हम दर्शकों को बता दें जिस तरह से खनन वहाँ पर होता है और सुरंगें जो बन रही हैं लगातार बन रही हैं, उनके लिए ब्लास्ट किए जाते हैं, उसके लिए ब्लास्ट के कारण पूरे पहाड़ मतलब कमजोर हो रहे हैं। दूसरी तरफ भूकंप आते हैं, वहाँ पे भूकंप के कारण कौन सी शक्तियां हैं ये जो कर रही हैं, तो आप बता रहे हैं ये जो बातें लगातार आ रही है, इतना बड़ा स्तर पर चल रहे हैं, कौन सी शक्तियां फिर अगर आप इस चीज को लेने को तैयार नहीं, आप कह रहे हैं कि ठीक है हमने जो किया, हमारी सरकार अभी आई है, तो फिर ये शक्तियां कौन सी जो काम कर रही हैं? अभी भी काम ही कर रही है वो तो नहीं, शक्तियों की यहाँ बात नहीं है। बात यह है कि सरकारों को डेवलपमेंट मॉडल पे भी काम करना है जी, लेकिन अब ये नई चुनौतियां, उस डेवलपमेंट के मॉडल के जब आप डेवलप कर रहे हैं तो उसके पैरेलल कहीं ना कहीं ये समझ में लोगों के भी आ रहा है और सरकारों को भी आ रहा है जी कि उसकी वजह से दिक्कतें बहुत सारी पैदा हो रही है नेचर को लेके। क्या सरकार को इस बात का डर नहीं है कि गतिविधियों पर विराम लग जाएगा? तो कहा, जैसा अग्निमा जी ने कहा, जो एक इनकम होती है आने की, जो शुरू होती है विकास करने पर, वो भी तो बंद हो जाएगी। अभी तक इस तरह की बहस पूरे देश में, खासतौर से उत्तराखंड के बाद जिस तरह से शुरू हुई है, मुझे लगता है इस पे, मैं वही बात आपसे पहले कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को उत्तराखंड की सरकार ने और दूसरी सरकारों ने भी माना है जी, लेकिन उसके बाद भी दिक्कत हो रही है, उसके बाद भी इस तरह के डिजास्टर फटकार भी लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से काम हो रहा था, हेलीकॉप्टर भी किसी सुस्ती से गए, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर भी जाए वहां पर, तो ये बातें भी तो सुप्रीम कोर्ट सर कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको राज्य की सरकार मान रही है, लेकिन आपने जो बात कही कि अगर खनन होगा और खनन से इस तरह की दिक्कतें होंगी तो निश्चित रूप से उस पर आगे भविष्य में काम करने की जरूरत है और सबको मिलजुल के उस पर काम करना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को। 300 एक बड़ी चुनौती हो गई है। मैं एक दर्शकों को बता दूं, एक 300 से 350 बांध अभी प्रस्तावित हैं, जिनको अभी प्रस्तावना मिलनी है, और अगर वो प्रस्तावित हो जाते हैं तो उसके बाद क्या स्थिति रहेगी ये किसी से छुपा नहीं। पर बहरहाल ये एक अलग बात हो गई। मलिक साहब, ये स्थिति जो है, हम जैसे हमने बात की, हमारे पास बेहतर उपकरण नहीं है,
ये बात हम क्यों मानने को तैयार नहीं होते हैं? क्यों बार बार ये बात कही जाती है? हमारे पास बेहतर पूर्वानुमान लगाने के लिए 12 साल के अंदर कोई बहुत बड़ा उपकरण नहीं लाया गया उत्तराखंड के अंदर, तो ये एक्सेप्टेंसी भी तो नहीं है ना हमारे पॉलिटिशियंस। देखिए, दरअसल इच्छा शक्ति की कमी सिद्धार्थ में बाबा को, इस देश में एक बादशाह हुआ था सिर्फ 5 साल के लिए, शेर शाह जी, और उसने अपनी इच्छा शक्ति से एक ग्रैंड ट्रैंक रोड बंगाल से लेकर पंजाब तक बना दी थी, जो आज भी हम उसकी जब टूट जाती है तो बना नहीं पाते। आज सरकार 5 साल, 7 साल, 10 साल लगा देती है सिर्फ सर्वे करवाने में। तो ये इच्छा शक्ति की कमी। दरअसल दिक्कत ये है कि इन तमाम जगहों पे जो बात कर रहे हैं आप, सिर्फ नदियों पे घरों की बात छोड़ दीजिए, वहाँ नेशनल पार्क है, उसके बाहर भी जिस तरह से निर्माण हो रहे हैं, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, होटल खुल रहे हैं, उससे जानवरों को जिस तरह से तकलीफ हो रही, जानवर बस्तियों की तरफ भाग रहे हैं उत्तराखंड में, ये भी एक समस्या आने वाले दिनों में बहुत आगे बढ़ेगी। तो ये सारी समस्या, इस पर किसी सरकार को सोचने की, ऑल वेदर कम्युनिकेशन सिस्टम जिसकी बात लगातार की जा रही थी, जो जैसा आप भी जिक्र कर रहे हैं सिद्धार्थ, इसमें एक छोटा सा मैं टोक रही हूँ। आप ये देखो कि कितनी गंभीर, कितनी सरकार कितनी कैजुअल है, या हमारा जो सिस्टम क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव कितना कैजुअल है। जो मैट का जो हमारा डिपार्टमेंट है वो हफ्ते की भेजता है वहाँ पे उत्तराखंड में पूरा, मतलब अब कह रहा है कि हम हर 2 दिन में जो उस एरिया की है तब हम डिटेल आपको हर 2 दिन में देंगे। अभी भी हर घंटे देने को तैयार नहीं है, 2 घंटे भी देने को तैयार नहीं है। तो आप देखिए कि इतने, जहाँ पे इतनी आपदा का मतलब हर साल होती है, वहाँ पे अगर हफ्ते में वो उसकी डिटेल रिपोर्ट भेज रहा है वेदर की, केवल हफ्ते में, तो कैसे आप देखो काम चलेगा। अगर यही चीज 2-4 दिन, 2 दिन 3 दिन पहले भी करें तो आप सचेत करके यात्रा रोकी जा सकती थी। यहाँ मतलब बहुत सारे सवाल उठते हैं इसमें कि कोई पूरा सिस्टम ही फेल है। जो हम क्या, जो मौसम की भविष्यवाणियां हैं उसको भी हल्के में लिया जाता है? कहीं ये भी बात आपको लगता है यार मौसम की भविष्यवाणी ठीक है, वो तो बोलते रहते हैं, होता रहेगा, एक एटीट्यूड भी आ गया है ना सब। मैं मीडिया को भी इसमें लेना चाहूंगा, मैं मीडिया को अलग नहीं रख रहा हूँ। नहीं, वो फिर जैसे कि आपने कहा कि मशीनें नहीं हमारे पास बहुत, क्या अब ये इतना टेक्निकली मेरे को आइडिया नहीं है कि कितनी आधुनिक हमारे यहाँ जो है उनके पास मशीनें, लेकिन इतना इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह सब पता लग जाता है आजकल किस तरीके की स्थिति है, कहाँ सुनामी आ रहा है, कहाँ पे बारिश होनी है तेज, कहीं हो रही है। लेकिन जो एक बारीकी के साथ एक पर्टिकुलर स्टेट को रख के एक डिटेल जिसे कहते हैं कि एक दी जानी चाहिए रिपोर्ट, वो तो हफ्ते की देते हैं। आप देखिए हफ्ते की, ये भी मतलब इस समय में जो हम कौन सी 21वीं सदी में जा रहे हैं तब भी ये चीज है। नदीम जावेद जी, आप थोड़ी देर में आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि थोड़े से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे, नदीम जावेद जी की बात तो हम सुनेंगे ही, पर एक और बहुत अहम पहलू है प्रदूषण, जिसके ऊपर अभी तक डिस्कशन नहीं हो पाया है कि किस तरह से पहाड़ों में प्रदूषण बढ़ रहा है और उस कारण से क्या समस्याएं सबके सामने आ रही है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।